बीबी ज़रताज गुल के दौर में बिल्कुल तबाह बर्बादी वहाँ का मुकद्दर बनी हुई है। अपने कायद की तरफ से जो नाम निहाद बयान तश्कील दिया गया था रियासत के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, उससे एक दिन पहले नून लीग ने डिक्लेयर किया कि यह हमारे उम्मीदवार नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून ताहिर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ज़मीनी इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार है और अब चंद रोज़ बाकी रह गए हैं बाय इलेक्शन होने में। और अगर बात की जाए कि किन किन सूबाई और कौमी हलकों में ये इंतखाबात का दंगल सजेगा, उस पर भी रोशनी डालेंगे। लेकिन अगर बात करें साउथ पंजाब के हवाले से तो खसूसी तौर पर मुजफ्फरगढ़ का सूबाई हलका PP 269 और जबकि DG खान का कौमी हलका NA 185 हर आम शहरी के लिए ज़ेरे बहस भी है और ज़ेरे गौर भी है। ज़ेरे बहस और ज़ेरे गौर क्यों है और कौन सी पार्टी का फतह का झंडा इन हलकों में लहराएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाअहल होने वाले तमाम तर मेंबरान कौमी असम्बली व सूबाई असम्बली की कारकर्दगी क्या रही, किस तरीके से लोगों ने अब उनके बयानिए को तो एक तरह मुस्तरद किया ही किया और अब इनके मुंतखब करदा मजीद उम्मीदवारान को भी कैसे मुस्तरद कर रहे हैं, इन तमाम तर अहम बातों से पर्दा उठाने के लिए आज के पॉडकास्ट में हमने मदऊ किया है सीनियर तज्ज़ियाकार शराज अवैसी साहब को। तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि जो अब बाय इलेक्शन 2025 होने जा रहे हैं किन किन हलकों में होंगे और ख़ास तौर पर साउथ पंजाब पर भी लोगों की बड़ी ख़ास नज़र है, क्योंकि PTI के नाअहल होने वाले मुतअद्दिद जो अहम रुकन थे वो साउथ पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे। बहुत शुक्रिया हारून भाई। ये जो ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं 23 नवंबर को, इसमें 7 हल्के कौमी असम्बली के और 7 हल्के सूबाई असम्बली के हैं। इनमें से कुछ हल्के तो ऐसे हैं जहाँ के उम्मीदवार 9 मई के केस में नाअहल हुए, लेकिन कुछ हल्के ऐसे हैं जहाँ दोबारा गिनती का मामला था या किसी उम्मीदवार की वफ़ात हुई थी। अगर मैं जिक्र करूँ कि किन हलकों में इंतखाबात हो रहे हैं, वह कौमी असम्बली के 7 हल्के हैं। उनमें एक हल्का एबटाबाद हरीपुर का है NA 18, उसके बाद NA 66 वज़ीराबाद, उसके बाद NA 96 फैसलाबाद, NA 104 फैसलाबाद, NA 143 साहिवाल और NA 129 लाहौर, उसके बाद NA 185 डेरा गाजी। ये 7 कौमी हल्के। उसके बाद 7 सूबाई हल्के हैं, वो सातों के सातों हल्के हैं सूबा पंजाब के ही हैं। उनमें अगर हम थोड़ा जायज़ा लें तो PP 73 है सरगोदा में, PP 87 मियाँ वाली का है, PP 98, PP 115 और PP 116 ये 3 हल्के हैं फैसलाबाद के। उसके बाद PP 203 चीचा वतनी ज़िला साहिवाल और PP 269 मुजफ्फरगढ़ के हैं। यानी कि 7 हल्के कौमी असम्बली के, जिनमें से एक हल्का पख्तूनख्वा में और 6 पंजाब में हैं, जबकि 7 जो सूबाई हल्के हैं वो सातों के सातों जो हल्के हैं वो पंजाब के ही हैं। यानी कि 23 नवंबर को जो मार्का सजने जा रहा है इंतखाबात का, वो 14 हल्कों पे, यानी कि 14 जो एक सियासी अखाड़े हैं वो हमें नजर आएंगे। साहब, अब सबसे पहले तो हम मुजफ्फरगढ़ की बात कर लेते हैं, जो कि बड़ा मशहूर है जमशेद दस्ती की बात से। जमशेद दस्ती के जो भी कारनामे होते हैं, जिस तरीके से वो अपने आप को प्रोमिनेंट करते हैं, तो इस वक्त मुजफ्फरगढ़ के सूबाई हल्का PP 269 की पोजीशन कैसी देख रहे हैं, किसको वहाँ पर तगड़ा उम्मीदवार देख रहे हैं और PTI के ख़ास तौर पर जो वहाँ पर साबका ये रुकन रह चुके हैं, इनकी कारकर्दगी को भी कैसा देखते हैं? अच्छा, ये जो मुजफ्फरगढ़ का हल्का ना भाई, ये जो है ना PP 269 है, जो जमशेद दस्ती हैं उनके वजह शोर मुजफ्फरगढ़ है, लेकिन वो कौमी हल्के से उम्मीदवार थे। हल्का NA 175 जो कि मुजफ्फरगढ़ शहर से के इलाकों में मुश्तमिल है, वो नाअहल हुए 9 मई के केसेस में, लेकिन उसके बाद उन्हें स्टे दिए हुए अदालत ने, तो वहाँ पे इंतखाबी अमल रुका हुआ है। लेकिन जो PP 269 है, यहाँ पे सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। वो ये कि 2024 के इलेक्शन में यहाँ से कामयाब हुए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी। उन्होंने वोट हासिल किए थे 34,000 के लगभग, और उनके जो मुखालिफ उम्मीदवार थे, आज़ाद उम्मीदवार थे सरदार इकबाल पताफ़ी, उन्होंने हासिल किए थे 33,000 कुछ वोट। 1200 वोटों का फ़र्क था। सरदार इकबाल पताफ़ी जो जीतने वाले उम्मीदवार थे अलमदार अब्बास कुरैशी, उनके खिलाफ चले गए थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दोबारा गिनती के लिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने काफ़ी समातें की और आखिरी फ़ैसले में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यहाँ दोबारा गिनती का हुक्म जारी कर दिया, यानी कि इकबाल पताफ़ी की दरख्वास्त मंजूर की। लेकिन जो ही उनके खिलाफ फैसला है अलमदार अब्बास कुरैशी के, शायद उनको अंदेशा था या उनको मालूम था कि भाई को कोई गड़बड़ तो हुई है, तो उन्होंने उसके ख़िलाफ़ अपील नहीं की और इस्तीफ़ा दे दिया। दोबारा गिनती भी नहीं होने दी और उससे आला अदालत में भी नहीं गए। तो उनके इस्तीफ़े के बाद मामला काफ़ी अर्सा रुका रहा।
लेकिन बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ने जो दूसरे हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं उनके साथ इसी हलके में दोबारा से इलेक्शन कराने का हुक्म जारी किया है। अब अगर देखा जाए मौजूदा सूरत हाल का, तो 23 नवंबर को यहाँ पे वही जो रिवायती हरीफ थे मियाँ अलमदार अब्बास कुरैशी और सरदार इकबाल खान पताफी, वो दोबारा मद्दे मुकाबिल हैं। मियाँ अलमदार अब्बास कुरैशी के पास वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट है और जो सरदार इकबाल पताफी हैं वो दोबारा आज़ाद हैसियत से हैं। यहाँ दिलचस्प सूरत हाल थोड़ा सा पहले ये पैदा हुई कागजात नामजदगी के दौरान कि नून लीग ने इन्हें अपना उम्मीदवार डिक्लेयर किया सरदार इकबाल पताफी को, और बाकायदा जो अपना ऑफिशियल पेज है उसमें इनका पोस्टर भी जारी किया। और एक तासुब बहुत अर्से तक ये फैल रहा कि इकबाल पताफी के पास नून लीग की टिकट होगी, लेकिन और नाज़रीन को भी बताता चलूँ कि मुजफ्फरगढ़ के इन हलकों में नून लीग के पास को खातर खा वोट बैंक उसकी क्या वजह समझते हैं आप? उसकी वजह यह कि जो वसेब के लोग हैं उनकी अपनी सोच है। वसेब के आप देखें कि मुल्तान में रहीम यार खान में मुजफ्फरगढ़ में ज़्यादातर पीपल्स पार्टी जीती है, यानी इससे ये हमें एक देखने को मिलता है जो वसेब का वोटर है वो ज़्यादातर पीपल्स पार्टी। लेकिन साहब ये भी तो एक बड़ा होता है कि जिसकी हुकूमत हो और अगर उसी का कैंडिडेट हो तो उसके जीतने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। लेकिन इन हलकों में ये चीज़ काउंट नहीं होती। पहले उन्होंने टिकट जारी की और बिल आखिर जिस दिन आखिरी फहरिस्त जारी होनी थी उससे एक दिन पहले नून लीग ने डिक्लेयर किया कि ये हमारे उम्मीदवार नहीं हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम डीजी खान NA 185, बड़ा ही गर्म हलका, और यहाँ का जो मैदान है और जिस तरीके से यहाँ पर नून लीग और पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियाँ भी आपस में मद्दे मुकाबिल, और ख़ास तौर पर जरताज गुल साहिबा की वजह से इस हल्के को बड़ी अहमियत हासिल है। और ये भी देखा गया कि जिस तरीके से PTI एक झूठा प्रोपेगेंडा बनाकर अवामुन्नास के अंदर इंतशार फैलाने की साजिश कर रही थी, तो वहीं पर अपने इन हलकों में इन उम्मीदवारान की कारकर्दगी पर भी बड़े सवालिया निशान उठाए गए। मैं तो पहले चाहूँगा कि आप ज़रा डीजी खान की जो साबका सूरत हाल से लेकर अब तक की जो तरक्याती सूरत हाल थी जिस वक्त में जरताज गुल साहिबा वहाँ पर रहीं, क्या कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई? अपने कायद की तरफ से जो नाम निहाद बयान तश्कील दिया गया था रियासत के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, अपनी आवाम के ख़िलाफ़, ये उसके ज़ेर असर आई। एक ब्लाइंड फॉलोअर के तौर पे उन्होंने अपने कायद के बयानों को आगे फैलाने में मुलव्वस लिया। जो 9 मई का एक स्याह दिन था हमारे तारीख़ पाकिस्तान में, उन्होंने इदारों पे हमले किए, उसमें मुलव्वस रहीं। अवाम के अज़हान को आलूदा करने में मुलव्वस रहीं। जो नौजवान नस्ल थी उनकी सोचों को गलत रास्ते पे डालने में मुलव्वस रहीं। अवाम को तरक्याती काम या तरक्याती प्रोजेक्ट देने की बजाय बयानों में उलझा दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि ख़ुद तो नाअहल हुई लेकिन डेरा गाजी खान में भी कोई काबिल ज़िक्र काम ना हो सका। उसका रिज़ल्ट क्या निकला? आपने कामों का पूछा। मेरे ख्याल में जब से इन्होंने 2 इलेक्शन जीते 2018-2024 का, डेरा गाजी खान मेरा बहुत आना जाना होता है और अभी मैं इलेक्शन सर्वे के सिलसिले में कुछ दिन पहले वहाँ पे था, तो बिल्कुल डेरा गाजी खान की जो यानी कि हालात 2018 से कुछ पहले जो कि नून लीग या खोसों या लगारे के दौर में कुछ काम हुए थे, जरताज बीबी जरताज गुल के दौर में बिल्कुल तबाह बर्बादी वहाँ का मुकद्दर बनी हुई है। ना कोई तो सर फंड्स तो फिर भी निकलते रहे, तो कहाँ गए वो फंड्स? सर ये बात तो सिर्फ जरताज गुल से क्या पूछना, PTI के जितने भी यानी कि लोग थे जो MN MPs थे हुकूमती में, आप किसी से भी पूछ लें उनके पास कोई खातिर खा जवाब नहीं होगा कि उनके फंड्स अगर गए तो कहाँ गए। ये साइफर तो लगा सकते हैं, बदकिस्मत लोग ये नहीं बता सकते कि अपने अवाम के लिए किया क्या। ये झूठे साइफर लगा कर आवाम के अज़हान को परागंदा तो कर सकते हैं, लेकिन आवाम को तामीरी सोच की तरफ ले जाकर ये नहीं बता सकते कि हमने आपके लिए आखिर किया क्या है। उसका रिजल्ट निकला डेरा गाजी खान की आवाम सिसक रही है। ना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ पे सिविल का सिस्टम है, ना वहाँ पे सेहत की बुनियादी सहूलियात हैं। कैंसर से डेरा गाजी खान, कैंसर की बीमारी से डेरा गाजी खान की जो इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। हेपेटाइटिस C और B ने वहाँ पंजे गाड़े हुए हैं, ठीक है ना। गंदगी वहाँ के लोगों का मुंह चढ़ा रही है। और अब रिज़ल्ट ये है कि अब जब ज़िमनी इलेक्शन का आया तो जरताज गुल को टिकट नहीं मिली, लेकिन जरताज गुल इतनी भी हिम्मत नहीं कर पाई कि अपना उम्मीदवार वो वहाँ पे देती। सर कैसे अब ये पोजीशन है कि जो दूसरे तीसरे नंबर के उम्मीदवार थे 2024 में, सरदार महमूद कादिर खान लगारी और सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा, वो यहाँ पे उम्मीदवार हैं। सरदार महमूद कादिर लगारी को शेर का इंतखाबी निशान अलाट हो चुका, उनके मुकाबले में सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा को तीर का निशान अलाट हुआ है। काफ़ी सालों बाद डेरा गाजी खान में लगारी और खोसा सरदारों का रिवायती मुकाबला देखने में आ रहा है। अच्छा शेर साहब, आपकी बात काट रहा हूँ। अब PTI को तो आवाम ने मुस्तरद कर दिया, अब बात है यहाँ पर पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नवाज़ की। देखा जाए हालिया जो हुकूमत बनी इनके इत्तेहाद से बनी, तो अब इत्तेहादी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। आप ये देखें कि सरदार महमूद खान लगारी दूसरे नंबर के उम्मीदवार थे, लेकिन उनके पास नून लीग निशान नहीं था, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे थे।
तो इसलिए यहाँ पर वो जो फार्मूला है वो मेरे ख्याल यहाँ पे आप नाफिज नहीं कर सकते। तो इसी वजह से आप देखें ना PP 269 में PP के उम्मीदवार थे अलमदार अब्बास कुरैशी, तो नून लीग ने इकबाल खान पताफ़ी कि जो बेशक इकबाल खान पताफ़ी की हिमायत कर रही है, लेकिन उन्होंने अपना उम्मीदवार जो शेर का निशान था अलमदार अब्बास कुरैशी वाले वो वापस लिया। यानी एक तरह से उन्होंने पैगाम दिया पीपल्स पार्टी की क़यादत को, हम उस मफाहमत के फार्मूले पर अमल कर रहे हैं। लेकिन डेरा गाजी खान में ये फार्मूला नाफिज नहीं हो सकता था क्योंकि शेर का निशान नहीं था। दोस्त महमूद खोसा ने कोशिश की थी, बहरहाल वो तो फार्मूले चलते रहेंगे, आते रहेंगे, लेकिन एक अच्छा मार्का देखने को मिलेगा 23 नंबर को डेरा गाजी खान में सरदार महमूद खान तकाल गारी और खोसा। पहले ये होता था कि खोसा जो सरदार हैं, जो खोसा बरादरी के लोग हैं वो खोसा सरदारों की हिमायत करते थे, लगारी बरादरी के लोग लगारी बरादरी की हिमायत करते थे खानदान वाले। लेकिन अब इस दफ़ा एक नई चीज़ देखने में आई है कि खोसा बरादरी की कई यूसीज है वहाँ पे। आप मामूरी यूसी है, समीना सादात है, वो खोसा फैमिली की यानी कि यूसीज़ हैं, लेकिन वो महमूद कादर लगारी सपोर्ट कर रही हैं। लगारी सरदारों की कई यूसीज़ हैं, जैसे चोटी हो गया, जैसे कोट छोटा हो गया, वहाँ से खोसा सरदार यानी कि वो कर रहे हैं। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अब वो जो बरादरीज़म का रोल है ना वो ख़त्म हो चुका है। खोसा सरदार अगर जीतना चाहते हैं तो उनको इंतहाई मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी एक और दिलचस्प बात से मैं नाज़रीन को आपको आगाह करूँगा कि डेरा गाजी खान में सराकी वोटर और जो मुहाजिर वोटर है जो तकसीम के बाद यहाँ लोग होते हैं वो काफ़ी यानी कि फ़ैसला करता है। 60 से 70% जो वोटर है वो सराकी या लोकल जो आबादी उस पर मुश्तमिल है, सराकी बेल्ट। लेकिन वो जो ज़्यादातर वोटर है वो सरदार महमूद कादर लगारे की तरफ को उसका झुकाव है वो जाता हमें नज़र आ रहा है। खोसा सरदार ने एक माहौल बनाया हुआ कांटेदार मुकाबले का, लेकिन मेरे ख्याल में सरदार महमूद कादर लगारी को यहाँ पे बआसानी जीतना चाहिए। लेकिन फिर आखिरी बात, यहाँ पर जो PTI का खामोश वोटर है, ठीक है PTI का यहाँ पे उम्मीदवार नहीं है जो भी बयानी है, लेकिन जो उनका खामोश वोटर है जिसे स्विंग वोट कहते हैं कि वो किस तरफ जा सकता है वो भी फैसला करेगा। उसके बारे में कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती कि क्या वो बाइकाट करेगा या वो लगारी या खोसो सदर जाके अपनी राय का इजहार करेगा। उनकी राय भी सरप्राइजिंग हो सकती है। खामोश वोट इस हल्के में अहम किरदार अदा करेगा। हम लाख अपने तज्जियात हैं क्योंकि हम तो एक अमूमी सूरत का जायज़ा लेकर अपना तज्जिया देते हैं, बाकी फ़ैसला आवाम ने करना है और 23 नंबर को आवाम फैसला करेगी कि डेरा गाजी खान के इस हल्के में या मुजफ्फरगढ़ के सूबाई हल्के में वो अपने किस यानी शख्स को अपने नुमाइंदे के तौर पर असम्बली में भेज रहे हैं। बहुत शुक्रिया शराज अवैसी साहब आपके कीमती वक्त को और आपकी कीमती राय का। 23 नवंबर को कौन से हलके से किस पार्टी की फतह का झंडा लहराएगा ये फैसला आज खुद अवाम करेगी, लेकिन हर हलके से जुड़ी अहम अपडेट्स को जानने के लिए साउथ पंजाब डिजिटल के साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।